सभी को नमस्कार। मैं राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, अलवर, राजस्थान। आप सबका अपने YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम मत्स्य विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमानुसार BA द्वितीय वर्ष हेतु निर्धारित द्वितीय प्रश्न पत्र में नाटक एवं एकांकी विषय संबंधित एक एकांकी जिसका नाम है पर्दे के पीछे, उसका व्याख्या भाग हम निरंतर रूप से कर रहे हैं। और अब ये व्याख्या भाग अंतिम पड़ाव पर है और ये अंतिम ही व्याख्या है। और इसके माध्यम से हम देखेंगे कि जो इसके पात्र हैं उन पात्रों के चरित्र के हिसाब से व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो कैसे मुखौटा ओढ़े हुए रहता है। जो गरीब लोग हैं वो फिर भी दिल से अमीर हैं, लेकिन जो अमीर लोग हैं वो दिल से बहुत ही गरीब हैं। तो सेठ जी नेमीचंद, लालचंद, दीनू और आदि की बातों से ये बातें पता लग रही हैं। सेठ जो जितने भी सरकारी जो अफसर्स हैं उनकी ब्लैक मार्केटिंग के संबंध में जो जानकारी है वो बता रहा है और बाद में कह रहा है कि मैं भी तो उन्हीं के बराबर हूँ और वो मेरे बराबर हैं, तो हम दोनों में अंतर क्या हुआ। हम काला धन वैसे कमाते हैं, तो सरकारी जो नुमाइंदे हैं वो रिश्वत के माध्यम से काला धन कमाते हैं। आगे देखिए, एक व्यक्ति के साथ सेठ है, उसकी वार्तालाप चल रही है और आगे क्या होता है। व्यक्ति कहता है, सेठ जी दया कीजिए, कुछ दिन और ठहर जाइए, हम आपका सब किराया चुका देंगे, मकान खाली कर देंगे। कोई व्यक्ति आया है तो सेठ किससे अनुनय विनय कर रहा है। सेठ, क्या तुम मेरे किराएदार हो? सेठ को तो पता भी नहीं है, देखिए मालूम ही नहीं है कि उसका किराएदार है। व्यक्ति, जी ये दरोगा हमारा असबाब मकान से बाहर निकाल कर फेंक रहे हैं। असबाब सामान कि हमारा सामान निकाल कर फेंक रहे हैं। सेठ, तो ठीक ही कह रहे हैं, इधर 1 साल से तो तुमने किराया भी तो नहीं दिया है। जब किराया नहीं दोगे तो तुम्हारा सामान इधर से उधर फेंकना ही पड़ेगा। व्यक्ति कहता है, वह तो आपने ही किराया नहीं लिया तो हम क्या करते। खैर, मेरी प्रार्थना है कि आप कुछ दिन और ठहर जाएं तो मैं किराया दे दूंगा। जो व्यक्ति है वो सेठ जी पर ही लांछन लगा रहा है कि आपने ही नहीं लिया। हो सकता है सेठ ने नहीं लिया हो किराया, इसलिए वो व्यक्ति कह रहा हो। सेठ क्रोध से, मैं किराया नहीं लूँगा। सेठ अब इस बात को स्वीकार कर रहा है कि मैंने किराया नहीं लिया। आप 75 देते हैं, मैं 100 लूँगा। यानी जो 25 रुपये का जो अंतर है वो उसकी 25 रुपये के अंतर की जो भरपाई है वो व्यक्ति कर नहीं पा रहा। इसलिए जो सेठ है वो किराया ले नहीं रहा है। 75 रुपये देता है व्यक्ति, लेकिन सेठ है वो 100 रुपये लेने पर आमादा है। व्यक्ति, देखिए 100 देने की मेरी शक्ति नहीं है। तो सेठ कहता है कि तुम 75 देते हो, मैं 100 लूँगा। यही मेरी और आपकी लड़ाई है, इसीलिए ये सब झगड़ा हुआ है। ये झगड़ा फसाद है, ये इसीलिए हुआ है। व्यक्ति, देखिए 100 देने की मेरी शक्ति नहीं है। सेठ कहता है, तो आप मकान छोड़ दीजिए, मेरा मकान अब 150 पर उठेगा। देखिए जो सेठ है, जो जितना धनवान है उसको उतना ही ज़्यादा धन से प्यार हो जाता है। वो कह रहा है कि तुम तो 75 दे रहे हो और अब मेरा तो 150 पर चढ़ेगा, नहीं डबल किराया हो जाएगा उस मकान का यदि तुम उसे खाली कर देते हो तो। व्यक्ति, यह तो ज्यादती है सेठ जी, सरासर ज्यादती। सेठ, कचहरी ने फैसला कर दिया है, कोर्ट का फैसला आ चुका है। आप जो कुछ करना था आपको वो कर चुके, जाइए मेरा सामान खाली कर दीजिए। मैंने ही पुलिस से कहा है मैं और नहीं ठहर सकता। देखिए किस तरह से अपने किराएदार को सेठ द्वारा लताड़ा जा रहा है और एकदम से कैसे इनका चरित्र घूमता है, वो आगे आने वाले जो संवाद हैं उनके माध्यम से आपको पता लगेगा। व्यक्ति, मैं मानता हूँ सरकारी न्याय आपके पक्ष में है,
ठीक है, कोर्ट ने आपके पक्ष में फैसला दे दिया है, किंतु देखिए मकान तो मिल नहीं रहा, हम लोग कहाँ जाएं। मानवता के नाते हमें अभी कुछ दिन और रहने दें और हम आपका किराया चुका देंगे। सेठ, तो मैंने क्या ठेका ले रखा है संसार का? क्यों दरोगा जी? दरोगा, मैं अभी आया सेठ जी, आप फैसला कर लीजिए। जाता है व्यक्ति, मैं मनुष्यता के नाते आपसे प्रार्थना करता हूँ, मुझे कुछ दिन की मोहलत दीजिए, मैं आपका मकान खाली कर दूंगा। मानवता के नाते वो सेठ से कुछ समय मांगता है, लेकिन दरोगा है वो बिल्कुल सेठ का कहना मान रहा है, क्योंकि कोर्ट का आदेश उसके पास है। सेठ दरोगा से, जी बहुत अच्छा, आप हो आइए। व्यक्ति से, आपको सरकार ने पिछले 4 मास से मकान खाली करने की सूचना दे रखी है, 4 महीने से, लेकिन फिर भी आपने मकान खाली नहीं किया है, तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। व्यक्ति, मैं मानता हूँ मैंने भी मकान ढूंढने में कोई कसर उठा नहीं रखी है, मैं कोई हाथ पे हाथ धरे थोड़ी बैठा हूँ। सेठ, फिर आगे मकान मिल ही जाएगा, इसका क्या प्रमाण है, इसकी क्या गारंटी कि अब आगे मिल जाएगा आपको मकान? व्यक्ति बोलता है, लेकिन इस तरह तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, मेरे बच्चे हैं, बीवी है, मैं भी आखिर प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ, इसलिए आपसे कुछ दिन ठहर जाने की प्रार्थना है। जो व्यक्ति है वो कहता है कि मैं भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ, ऐसा मत मानिए, मैं भी इधर उधर का ऐरा गैरा नत्थु गहरा हूँ, मैं भी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ, और ये तो वक्त की थोड़ी सी मेरे साथ नाइंसाफ़ी है, वरना मैं भी बहुत ही सही ऊंचे पद पर होता। लेकिन खैर, समय के हिसाब से मैं अपने आप को व्यवस्थित कर रहा हूँ, और मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आप मुझे कुछ समय और दे दीजिए। सेठ, सुनिए श्रीमान, मैं ऐसे अवसर को हाथ से नहीं जाने दे सकता। ऐसा अवसर यानी कि अब दरोगा भी आया हुआ है और सही समय है, और तुरंत तुम्हारा सामान बाहर फेंक देगा, इससे मेरा मकान खाली हो जाएगा, तो ऐसा सुनहरा अवसर मैं हाथ से नहीं जाने दे सकता। अब तो मेरा मकान खाली करना ही पड़ेगा, या फिर डैश डैश डैश, या फिर डैश डैश डैश। व्यक्ति, या फिर क्या कहिए, जो कुछ हो सकेगा मैं प्रयत्न करूँगा। मैं बहुत दुखी हूँ सेठ जी, आप दानी हैं, नगर में आपका नाम है, आप तो पशु पक्षियों पर भी दया करते हैं, फिर मैं तो मनुष्य हूँ। बहुत बड़ी बात यहाँ व्यक्ति ने कह दी है सेठ के लिए कि मैं बहुत दुखी हूँ सेठ जी, आप दानी हैं, नगर में आपका नाम है, आप तो पशु पक्षियों पर भी दया करते हैं, पशु पक्षियों पर भी आप तो दया फरमाते हैं, फिर मैं तो मनुष्य हूँ, तो कम से कम आप पशु पक्षियों के हिसाब से मेरी भी तो मदद कीजिए। सेठ, मैं जानता हूँ दया कहाँ करनी चाहिए, नहीं, कुछ नहीं जाए, कुछ नहीं, जाइए आप मकान खाली कर दीजिए। सेठ कहता है, मेरे को पता है कौन सी जगह दया करनी है, कौन सी जगह दया नहीं करनी है, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। बच्चे रोने लगते हैं। व्यक्ति दुखाभिभूत होकर चुपचाप खड़ा रहता है। व्यक्ति, मैं 1 सप्ताह का समय चाहता हूँ, उस समय तक खाली कर दूंगा, सिर्फ 1 सप्ताह, 7 दिन मुझे दे दीजिए। सेठ, दीनू हटाओ उन्हें, मुझे फुर्सत नहीं है। बच्चे और जोर से रोने लगते हैं। व्यक्ति के चेहरे पर निराशा की रेखाएं उभरती हैं, बच्चे भी रोने लगते हैं, और वहाँ का जो माहौल है बहुत ही ज़्यादा गमगीन हो गया है, क्योंकि बच्चे अपने पिता की जो एक तरह से निराशा है उसको दूर नहीं कर पाते हैं, और वो भी उनके साथ साथ रोने लगते हैं। जाइए साहब, थानेदार साहब आ रहे हैं, अच्छा है उनके पहुंचने से पहले आप मेरा मकान छोड़ दें। अभी भी सेठ यही बात उसे कह रहा है। व्यक्ति, माना मैं किराएदार हूँ, पर हूँ तो मनुष्य, आप मुझसे मनुष्य जैसा ही व्यवहार कीजिए, मेरे भी बच्चे हैं, पत्नी है, ऐसी अवस्था में
आप ही सोचिए मैं इतनी जल्दी कहाँ पर जा सकता हूँ। आप सोचिए तो सही सेठ जी, जरा सा मानवीय मूल्य आप में है ही नहीं। एक तरफ तो आपने पशु पक्षियों हेतु भी औषधालय खोल रखा है और दूसरी तरफ आपने मनुष्य को भी प्रताड़ित कर रखा है। तो जरा सोचिए कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। और हाथ जोड़कर उससे वो कृपा की भीख मांगते हैं। सेठ उसी धुन में, आप भी अजीब आदमी हैं, मैं कह रहा हूँ मेरा सिर न खाओ, जाओ, मैं मकान में आपको नहीं रहने दे सकता। सेठ उसी धुन में कह रहा है। व्यक्ति, तो आप किसी प्रकार मुझ पर कुछ दिनों के लिए भी दया नहीं दिखा सकते? कुछ दिन के लिए तो दया दिखाइए सेठ जी। गिड़गिड़ाता है, बच्चे रोने लगते हैं। सेठ एक बार बच्चों को देखता है, फिर कुछ सोचता है। सेठ कुछ सोचता है। सेठ, नहीं नहीं, नहीं दिखा सकता दया, यह नहीं हो सकता। 6 महीने का किराया दे सकते हैं अभी आप? व्यक्ति, मेरे पास 6 माह का किराया नहीं है। सेठ, आपकी पत्नी का गहना तो है, वह ले आइए। व्यक्ति, सेठ जी उसमें से बहुत सा तो पिछले दिनों पत्नी और बच्चों की बीमारी में खर्च हो गया। इधर मैं कुछ दिनों से बेकार भी हूँ, नौकरी की तलाश में हूँ। सेठ, मैं ऐसे बेकारों को मकान में नहीं रहने दे सकता। मैं जानता हूँ तुम लोग मक्कार हो। देखिए, सेठ ने बहुत बड़ी बात कही यहाँ पे कि तुम लोग मक्कार हो, मेरे पास ऐसे बेकार लोगों को मकान देने के लिए जगह नहीं है। व्यक्ति भुन भुनाकर विवशता से, मैं भी प्रतिष्ठित आदमी हूँ, बार बार वही कह रहा है ये बंदा, मैं भी प्रतिष्ठित आदमी हूँ, दया कीजिए, मेरी आपकी किराया बढ़ाने पर ही तो लड़ाई हुई है। फिर मैं जितना किराया ठहरा था उतना तो देता ही रहता हूँ। आपने ही उतना किराया नहीं लिया कि आपने जो किराया तय हुआ था उससे ज़्यादा आप ले रहे हैं, इसलिए मैं वो किराया नहीं दे रहा। सेठ कोई उत्तर न पाकर, बहुत बकवास मत करो, जाओ। यदि पुलिस द्वारा मकान से बाहर सामान फेंक दिए जाने का डर हो तो अभी जाकर खाली कर दो। व्यक्ति, ऐसे में मैं कहाँ जाऊँ सेठ जी? सेठ, जहाँ मर्जी हो, जहाँ सींग समाए या जहाँ तुम्हें जगह मिले वहाँ तुम जाओ, मैं क्या जानूँ, मेरा सिर न खाओ, जाओ। काका सेठ आता है, उसका सेठ का चाचा। चांदीराम, छीतर हरगिज इस बेईमान का कहीं ना न मानियो, अब मकान 125 में उठेगा। राम 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 राम, तुम्हें कोई हत्या शर्म नहीं है, हया शर्म नहीं है? तुम्हारे साथ दया करना फिजूल है, बेकार है कि तुम तो दया के पात्र हो ही नहीं। जो सेठ है और सेठ का चाचा दोनों उस व्यक्ति पर सवार हो जाते हैं और उसे मकान खाली करने पर आमादा कर देते हैं। व्यक्ति, सेठ जी मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, थोड़े दिनों की मोहलत दे दीजिए, बस कुछ दिनों की। दोनों, नहीं 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 हो सकता काका। सेठ कड़क कर, जाओ मकान खाली करो। राम 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 करता है। सेठ, तुम चाहे लाख कहो, मकान मैं नहीं दे सकता। मैं अभी थानेदार को टेलीफोन करके दरोगा को बुलाता हूँ कि पुलिस की सहायता से मकान खाली कराओ। व्यक्ति व्यवस्था और भविष्य के अंधकार के नीचे देखने लगता है। बच्चे बाप की अवस्था देखकर और भी जोर से रोने लगते हैं। सेठ चिल्लाता है। देखिए किस तरह की एकदम हृदय को एकदम अंदर तक दहला देने वाली स्थितियां बन रही है कि एक तरफ एक परिवार पूरा खड़ा हुआ है, गिड़गिड़ा रहा है मकान मालिक के सामने, लेकिन मकान मालिक के मन में कोई भी इस तरह के भाव नहीं है। वो बिल्कुल निष्ठुर अब हो चुका है। बड़ा मुनीम, क्या शोर मचा रखा है, जाता नहीं? टेलीफोन उठाता है। डॉक्टर। बड़ा मुनीम तथा इनकम टैक्स का एक अफसर प्रवेश करते हैं। सेठ देखता है कि वह व्यक्ति रामचंद्र अफसर से बड़े तपाक से मिल रहा है। जिस व्यक्ति से, जिस किराएदार से अभी सेठ की जिद बहस हो रही थी, वो जो आया है इनकम टैक्स ऑफिसर, उससे बड़े तपाक से मिल रहा है। और अफसर बच्चों के सिर पर हाथ फेर रहा है और रामचंद्र उससे टूटे फूटे स्वर में कुछ कहने को उद्यत है, कुछ कहना चाहता है वो रामचंद्र उस अपने जानकार से। बड़ा मुनि, क्या ये आपके कोई अफसर, ये मेरे रिश्तेदार हैं? अफसर कहता है। राम बड़ा
मुनीम, कोई बात नहीं, आप मकान में ठहरिए रामचंद्र जी, कोई बात नहीं, मैं सेठ जी से डैश 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 बात कर लूँगा। देखिए विद्यार्थी कैसे एकदम से जो समय का जो कहते हैं ना चक्र है वो घूमता है, और एकदम से जब वो इनकम टैक्स ऑफिसर इस रामचंद्र जो व्यक्ति अभी भी किराए के लिए गिड़गिड़ा रहा था कि मुझे किराया आपके मकान में किराएदार के रूप में रख लीजिए, कुछ दिन रहने दीजिए, तब तो सेठ और उसका जो मुनीम है सब उसे डांट रहे थे। लेकिन अब इनकम टैक्स ऑफिस से कोई जानकार उनका रिश्तेदार निकल आता है तो ये एकदम से अपना पैतरा बदल देते हैं, और जो व्यक्ति है रामचंद्र उसकी हिजी हुजूरी वो करने लगते हैं। मैं सेठ जी से बात कर लूँगा। सेठ टेलीफोन जैसे का तैसा छोड़ देता है, जैसे ही सेठ के हाथ में टेलीफोन था वैसा ही छोड़ देता। आइए आइए, जैसा आप कहेंगे वैसे ही होगा रामचंद्र जी, कोई बात नहीं, आप खुशी से मकान में रहिए। मैं अभी टेलीफोन पर थानेदार से कह ही देता हूँ कि मकान खाली कराने की ज़रूरत नहीं है। एकदम से उसने अपना पैतरा बदल दिया है, पलट गया है अपनी बातों से। आइए आप लोग यहाँ आइए, अपने आप कुर्सी ठीक करने लगता है। टेलीफोन उठाकर, मैं छीतरमल बोल रहा हूँ जी, अभी मकान खाली न होगा, कष्ट न करें, रिसीवर को रख देता है। उसके सामने ही, अफसर के सामने ही बोल देता है। चांदीराम, अरे दीनू जाकर बाजार से बढ़िया सी मिठाई तो ला। सेठ, देख दीनू, बंगाली मिठाई लाना, जा जल्दी। बच्चे सिसकते हुए चुप हो जाते हैं एकदम से। रामचंद्र स्तब्ध है, बाकी लोग स्तब्ध इसलिए है विद्यार्थियों की उसे एकदम से जो सेठ है उसका जो व्यवहार है वो बदल गया। ये समझ में नहीं आ रहा क्यों बदला, लेकिन ये स्पष्ट है कि वो इसीलिए बदला कि जो इनकम टैक्स ऑफिसर है वो इस व्यक्ति रामचंद्र का रिश्तेदार निकल आया, इसलिए उसने अपना पैतरा बदल दिया है। बाकी लोग जैसे के तैसे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, जाकर कुर्सियों पर जम जाते हैं। काका सेठ जोर जोर से गोमुख की भीतर माला फेरने लगता है। सेठ उन बच्चों के सिर पर हाथ फेरता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपना ही घर है, कोई बात नहीं, जा जल्दी जा दीनू, माफ़ करना गलती हो गई, जा दीनू, गया नहीं कि यही है क्या, अरे जा। और इस तरह से इस कहानी इस एकांकी का जो है अंत होता है, पर्दा गिरता है। तो जो एकांकी का जो उद्देश्य है वो जो एकांकीकार वो दिखाना चाहते हैं कि वास्तव में व्यक्ति किस तरह से जो कुछ होता है वो दिखता नहीं और जो नहीं होता है वो दिखता है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि व्यक्ति अवसरवादी है, अवसर पाते ही वो अपना जो लाभ वाला हिस्सा है वो अपने आप ले लेता है। जैसे ही अवसर मिला सेठ को, उसने देखा कि अब सही मौका है कि इस किराएदार से मकान खाली कराया जा सकता है। लेकिन जैसे ही जो इनकम टैक्स ऑफिसर आकर वहाँ पर उससे वार्तालाप करता है, पता लगता है कि वो उसका रिश्तेदार है किराएदार का, तो वो अपना पैतरा बदल लेता है और एकदम से वो अपना जो 75 रुपये का किराए वाली बात थी उस पर ही वो वापस सही कर देता है सारी चीज़ों को। तो देखिए सेठ का व्यवहार और आम आदमी के व्यवहार, यानी कहने का अर्थ ये है कि सभी व्यक्तियों को एक जैसा व्यवहार करना चाहिए, जैसी कथनी वैसी करनी और जैसी करनी वैसी कथनी। यही इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य है, यही इसका संदेश है। तो ये एकांकी व्याख्या भाग यहीं समाप्त होता है। नई एकांकी व्याख्या भाग के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।